गाजा खान यूनिस में लगातार 3 हमले पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने किए हैं और तीनों ही 3 अलग अलग कमांड और कंट्रोल सेंटर जो इजरायली सोल्जर्स का है। ये कोई बड़ा कमांड और कंट्रोल सेंटर नहीं है जो अभी परसों उड़ाया गया था। ये छोटे छोटे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है 3 अलग अलग जगह, उन पे हमास ने सीधे हमला किया है। अब उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है, यमन ने जो बमबारी की है, यमन ने जो आज सुबह तड़के जो मिसाइल बमबारी की है, उसमें एक नया हथियार यमन का सामने आया है जिसने सबको सकते में डाल दिया है। तीसरी बात देखिए, जो गाजा के अंदर या इजराइल में जो संकट चल रहा है, जो राजनीतिक संकट चल रहा है, खासतौर पे आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच, वो बहुत ज्यादा गहरा गया है। और इस बात से और गहरा गया है कि जो एनालिसिस आई है कि जो गिडियंस चैरियट्स जो एक अभियान नेतन्याहू ने चलाया था 17 मार्च 2025 को गाजा पे हमला करना, उसको स्टार्व करना, उस पे हमास को खत्म करना, गाजा के लोगों को और बुरी तरह से मारना, उसका असेसमेंट आया है और वो पूरी तरीके से फेलियर रहा है, क्योंकि उसमें जितना पैसा खर्च हुआ है वो भी सामने आया। और इजरायली इस बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, पैसे के बारे में, जितना पैसा खर्च हुआ है और जो उसके रिजल्ट आए उसमें लोग बहुत बड़ा गैप एक पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है आज की और इसको लेके आने वाले दिनों में गाजा में नेतन्याहू क्या दिशा लेगा, इस पे बहुत तेज बहस चल रही है कि क्या लड़ाई आगे बढ़ाएगा नेतन्याहू अपनी तरफ से या वो कुछ पीछे हटने के संकेत देगा। चौथी बात देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो फिर वही बात आ रही है कि ये ग्लोबल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है इजराइल के खिलाफ, इसके बारे में इजराइल में जो चिंताएं हैं, जो एक पूरा हिस्सा कह रहा है कि अब हम आइसोलेट हो गए हैं, हम अछूत हो गए हैं, वी हैव बिकम अ पारिया स्टेट, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इतनी क्रिएटिव तरीके से आप कुछ घटनाएं मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कहा था कि आज से मैं 3 वीडियो डालूंगा, वो मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। कल से वो पूरी एक स्थिति बनेगी कि हम कल से 3 वीडियो लाएंगे। देखिए 11-12 बजे एक आएगा, फिर 4 बजे और एक रात को। आपको बताएंगे वो जो साजिश जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसका भी मैं एक खुलासा आज मैं करने की सोच रहा था, लेकिन मैं उसको अब और उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करके मैं कल उसका पूरी तरह से खुलासा करूंगा कि जो अरबाइन से जुड़ी साजिश है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। एक बड़ी चीज है जो उस पर रिसर्च चल रही है और कल मैं उसके बारे में और डिटेल में आपको बता पाऊंगा। उसके बाद देखिए, लेबनान है, सीरिया है, ईरान में भी बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हुए। ईरान हर वक्त एक जो भी परिस्थितियां, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके केंद्र में ईरान रह रहा है। और मैंने आज जो शॉट जारी किया था कि मैंने शॉट 2 दिन पहले जारी किया था जिसमें ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में था, और आज जो मैंने जो जारी किया है वो ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में। तो 2 अलग अलग हाइपरसोनिक सुपरसोनिक में क्या फर्क है, तो एक मैं अलग ये अभियान शॉर्ट्स के माध्यम से चला रहा हूं लोगों तक नई जानकारियां पहुंचाने के लिए। और इसके लिए मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं, मुझे टीम चाहिए। मेरा ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ है, उसमें आप जो भी मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके की कुछ अगर एडिटिंग वगैरह कुछ एआई में, जैसे मेरे आप वीडियोस देखिए शॉर्ट्स, उसमें भी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं एक दिन में एक के बजाय 2 बना सकता हूं, 3 बना सकता हूं। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को सोचना होगा। हम आते हैं देखिए अब जो सिलसिलेवार तरीके से खबरों पे। देखिए जो 3 जो इलाके जहां पर हमास ने कमांड और कंट्रोल सेंटर पे हमला किया, वो एक तो अबू हदफ। अब अबू हदफ जो एरिया है, इसको इजराइल ये कह दिया, इजराइल का एक स्टेटमेंट आया था कल कि हमास तो केवल जो वेस्टर्न गाजा के कुछ एरियाज हैं उस पर कंट्रोल किए हुए, देर अल बला वगैरह, और इधर जो है साउथ और ईस्ट में कभी आता है कभी नहीं आता, हमने देखिए कब्जा किया हुआ। अब आईडीएफ तो कह रही थी राफा भी हमने कब्जा किया हुआ, लेकिन क्या हुआ, राफा में लगातार हमास ने मार के बता दिया कि वो कब्जा बेमानी है। और अब देखिए खान यूनिस में बार बार ये बात आ रही है, हमास क्लेम कर रहा है कि खान यूनिस में से उसने आईडीएफ फोर्सेस को लगभग खदेड़ दिया। आईडीएफ इसको मानने को नहीं तैयार है, लेकिन जो आईडीएफ के अंदर का जो असेसमेंट है वो भी तो कुछ सामने आ रहा है ना, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में जो इस समय तनाव चल रहा है उसके डिस्कशन में मैं ये भी ले आऊंगा कि खान यूनिस को खास तौर पर लेके क्या बहसें चल रही। तो देखिए अबू हदफ एरिया में जो एक छोटा 3
कमांड कंट्रोल सेंटर छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ पुलिस थाना होता है बड़ा, फिर चौकियाँ होती हैं, तो उस तरह की चौकियाँ जो हैं उनको भी कमांड और कंट्रोल सेंटर मिनी कहा जाता है। तो वो जो अबू हदफ एरिया में बनाया था, और उसके पास एक बड़ी जो इजराइल ने एक अपनी व्हीकल रखी थी, मतलब वो एक तरह का सिंबल था कि यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये सब अस्थायी तरीके से बनाई जाती हैं, कुछ टेंट्स लगा दिए जाते हैं, कुछ ये। तो उस व्हीकल पे जो निशानी है कि यहाँ कमांड और कंट्रोल सेंटर एक छोटा सा है, चौकी टाइप, उस पर हमास ने वार कर दिया, और ये अबू हदफ एरिया में। उसके बाद दूसरा जो हमास ने ऐसे ही जो हमला किया वो मुराज एक्सिस में, जहाँ पर एक एड सेंटर भी है, जहाँ फिलिस्तीनियों का कत्लेआम भी होता है जो सहायता के लिए आते हैं। वहाँ पर हमास ने एक छोटा कंट्रोल और कमांड, वही चौकी टाइप, उस पर हमास ने हमला कर दिया, बुरिया बिस्तर लेके। गवाह है ये पूरा, ये मतलब आज का घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि बुरिया बिस्तर लेके इजरायली सोल्जर्स को वहाँ से भागना पड़ा। तीसरा देखिए, अल करारा, ईस्ट ऑफ करारा एरिया में भी एक चौकी टाइप इजरायलियों ने बनाई थी। वहां पर भी कुछ इजरायली सोल्जर्स थे, उनके ऊपर सीधे मोटर फायरिंग की हमास ने, और उसमें कम से कम 2 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हैं। यहां भी वही हुआ कि यहां से लोगों को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद एक और घटना है देखिए, जो अल तुफा में हुई, और अल तुफा खान यूनिस में नहीं है, ये थोड़ा सेंट्रल और वेस्ट की तरफ है, वही जिसको IDF कह रहा है वहाँ हमास का बड़ा बोलबाला है। पहली बार तो ये भी एक्सेप्ट किया है कि बोलबाला है। अब वहाँ पर अल तुफा में अल अरकाम एक स्कूल है, वहाँ भी एक छोटी चौकी बनाई थी। चौथी बात, ये चौकियों पे जो हमले हो रहे हैं, और चौकियाँ ये एक इम्प्रोवाइज, क्योंकि IDF के सोल्जर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम नया क्या करें। अब वो जाते हैं एक जगह, कब्जा करते हैं, फिर वहां पर से लौटते हैं, हमास फिर से आ जाता है, तो उनको बताया गया चौकियां स्टैब्लिश को, और ये पहले भी हो चुका है, ये बार बार ये चीज। और ये इन चौकियों पे, लेकिन जो हमास ने अब बड़ी साइंटिफिक तरीके से, देखिए हमास जो है, जब फिदाइन हमले की जरूरत होती है तो उसके लड़ाके हाथ से टैंक के कॉकपिट के अंदर, और उसके साथ साथ जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनके कॉकपिट के अंदर वो अपने हाथ से बम डाल देते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो साइंटिफिक तरह से एक डिस्टेंस से वो मोटर फायरिंग करते हैं। ये जो टैक्टिक्स हमास अपना रहा है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि इजरायली सेना में बहुत रेस्टलेसनेस है। फिर देखिए, आज एक साउथ गाजा में खान यूनिस के पास एक और बड़ी घटना होगी, एक एक्सप्लोजिव डिवाइस। अब ये वही है, रिवर्स इंजीनियरिंग, जो इजराइल के बम जो अनएक्सप्लोडेड हैं उनको लेके जो हमास रिवर्स इंजीनियर करता है, वैसे ही एक बम हमास ने बम एक प्लांट किया हुआ था, और वहां से इजरायली सोल्जर्स निकल रहे थे, और अचानक वो ब्लास्ट हो गया। उससे कम से कम 3 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए, एक इजरायली ऑफिसर घायल हुआ। वो इजरायली ऑफिसर, उसको बाकायदा हॉस्पिटल ले जाते हुए उसका सीन भी आ गया कि सोरोका हॉस्पिटल उसको ले जाया जा रहा है, और उसका पूरा एक सीन भी आ गया है। उसके बाद देखिए, दो जो कुछ एक घटना सामने आई है जो 8 जुलाई की है। अब 8 जुलाई की घटना अभी सामने आ रही, क्योंकि अभी वो जो ग्रुप है जिसने उसको किया, वो उसका कॉन्टैक्ट रीएस्टैब्लिश हुआ है। उसने बताया है कि हमने कम से कम 8 जुलाई को 4 से 5 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए या घायल हो गए, और इसमें भी पहले से एक एंटी टैंक डिवाइस हमने गाड़ दी थी जमीन में। अब एंटी टैंक डिवाइस मारी जाती है सीधे से, लेकिन यहां पर उसको एक्सप्लोजिव डिवाइस की तरह हमास यूज कर रहा है। उसने गाड़ा, वो फटी, उससे भी इजरायली सोल्जर्स मारे गए। और ये सही बात है, जब अभी ये घटना जब हमास को अभी पता चल रही है, और मतलब हमास की मीडिया को अभी पता चल रही है, ये 8 जुलाई की घटना है। आज आप जानते हैं 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2025। तो ये जब घटना इस समय की है, तो सोचिए इजरायली फोर्सेस ने, IDF ने तो इन कैजुअलिटीज को नोट ही नहीं किया होगा, ना जो मौतें हुई हैं 8 जुलाई को, ना ही जो घायल हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी वो एक आएगा कि कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं अभी तक, जब से ये जो गिडियंस चैरियट, जब से ये अभियान शुरू हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी सच्चाइयाँ खुलेंगी। फिर आज एक वीडियो पब्लिश किया हमास ने, और उसमें देखिए वो सीधे सीधे कैसे जो अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड है और अल कसम ब्रिगेड, अब अली अबू मुस्तफ़ा ब्रिगेड PFLP जो कम्युनिस्ट संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, हमास के पहले का, PLO के समय का, 1960s से। तो PFLP जो है PLO से अलग हटके
ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद वो हमास के साथ खड़ी है। लाल झंडा और हरा झंडा एक तरह से मिला हुआ है। तो जो पीएफएलपी की जो आर्म्ड विंग है, अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स, और हमास की जो आर्म्ड विंग है, अल कसाम ब्रिगेड, उन्होंने मिल के जो एक ऑपरेशन किया, उसका अभी ये करीब 5-6 दिन पहले का है, उसका एक वीडियो सामने आया। और ये शुजैया में एक लगातार एक आईडीएफ की जो मिलिट्री व्हीकल है और आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनको मोटर शेल से हमला करके उसके बाद उन पे गोलियां चलाने का एक वीडियो है। अभी मैंने एक्स पे डाला नहीं है, टेलीग्राम पे, उसको मैं रात तक डाल दूंगा। अब आप देखिए जो अब यमन ने जो आज जो काम किया, एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल सुबह सुबह छोड़ी, फिर वो सिलसिला शुरू कर दिया है कि सुबह उठते ही इजरायलियों को दिखाई पड़ती सबसे पहली चीज़ सायरन, सुनाई पड़ती सबसे पहले सायरन। बल्कि हम ये क्यों कहें सुबह उठते ही, उठने के पहले वो उनको जगाया जाता है। यानी सुबह आज 2 बजे 3 बजे जो उनका टाइम है, उस समय उस सायरन बजने लगे, फिर से वो लोग उठे। अभी कितनी बार, ये कम से कम 60वीं बार हो रहा है, 60th टाइम। और ये जो है, और 60th टाइम में पिछले 1 साल में, हम 7 अक्टूबर के बाद तो काउंट ही नहीं कर रहे, तो 60th टाइम इस तरीके की पूरी घटना हो रही है। और उसको लेके फिर वही भगदड़ मची, फिर कई इजरायली लोगों को चोटें आई, और यहां पर भी आज बेन गुरियन एयरपोर्ट पे फिर मार दिया पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, अब वो जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे यमन मारता है, उसमें कुछ बार कुछ इंटरसेप्ट भी होती हैं, लेकिन आज वाली स्ट्राइक हुई। अब एक वीडियो आया था करीब 1-1.5 महीना पहले, उसके बाद से कोई वीडियो आपने नहीं देखा होगा, और हमारे पास भी नहीं आया, ये जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो यमन स्ट्राइक कर, लेकिन स्ट्राइक हो रही है। और वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ का यातायात पूरी तरह से ठप है। यहाँ तक कि जो इजराइल को जो सप्लाईज हैं वो साइप्रस के थ्रू आ रहे हैं, और साइप्रस को लेके बहुत बड़ी एक र्यूमर उड़ा था, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, कि इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल में साइप्रस को भी शामिल करना चाहता है, जो कि ग्रीस के पास एक आइलैंड है। ये जो पूरा एरिया है साइप्रस से लेके ग्रीस तक, ग्रीस में देखिए बहुत सारी घटनाएं हुई है। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, ग्रीस में इजरायलियों पे हमले हुए हैं, इजरायली टूरिस्ट पे, सीधे सीधे वहाँ की जो जनता ने किए हैं। साइप्रस को लेके एक बात आ रही है कि इजराइल जो ग्रेटर इजराइल, ऐसा तो नहीं कि साइप्रस भी उसका हिस्सा हो। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इतना ज़्यादा जो कुछ जूविश बिलियनर्स हैं उनके कर्ज में डूबा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता है। अगर आज इजराइल चाहे तो वो ग्रीस को भी ले सकता है, हालांकि सब अतिशयोक्ति है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि मतलब इजराइल को बेलगाम जिस तरह से हुआ है। अच्छा, यमन ने देखिए जो एक नई मिसाइल को टेस्ट किया, उसका नाम है सय्याद। ये लैंड टू सी मिसाइल है, यानी इसको जमीन से समुद्र में की तरफ मारा जा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 800 किलोमीटर है, यानी ये सब सोनिक है। साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर है। उसके ऊपर, जैसे मैंने आज शॉर्ट में बताया, उसके ऊपर अगर 5 गुना ज़्यादा उसके ऊपर तो हाइपरसोनिक हो जाती है, और 1 गुना से 5 गुने के बीच में वो सुपरसोनिक होती है। 1235 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो मिसाइल चलती है, उसके 5 गुना से ऊपर हाइपरसोनिक और 1 से 5 के बीच में सुपरसोनिक, और इसके नीचे वो हो जाती है सबसोनिक। तो सबसोनिक मिसाइल है जो बेस्ट होती है लैंड टू सी के लिए, क्योंकि हर एक मिसाइल का हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक तीनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। और ये जो इसकी जो कैपेबिलिटी है, ये लैंड से भी इसको मारा जा सकता है, और इसको शिप में भी मतलब एक कोई नौका भी, एक नेवल गनबोट भी इसको लेके चल सकती है। और इसकी पहुंच अरेबियन सी से लेके मतलब रेड सी, अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशन तक इसकी पूरी पकड़ है। फिर देखिए वेस्ट बैंक में आज हिब्रोन में एक बड़ा संघर्ष हुआ। हिब्रोन में देखिए साउथ वेस्ट बैंक में संघर्ष कम होते हैं, ये साउथ वेस्ट बैंक में मोलोटोव कॉकटेल से पूरी एक सेटलर्स की बस को आग के हवाले कर दिया गया। धू धू करके वो बस चल रही थी, और उसकी जो फोटोग्राफ्स आई हैं वो मैं इसलिए भी उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो इतनी तेज़ी से, मतलब उसको पूरा ब्लर कर दिया इजरायलीज ने। जो भी थोड़ी बहुत लीक हुई हैं उनको भी पकड़ के, मतलब इतनी ज़्यादा सतर्कता है। और हिब्रोन की जो ये जो घटना है, ये वहाँ के सेटलर्स ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि हम वेस्ट बैंक पे कब्जा करना चाहते, हम मतलब इजरायली पार्लियामेंट ने घोषणा कर दी है कि सॉवरेंटी इजराइल की वेस्ट बैंक पे है। एनेक्सेशन अभी घोषणा नहीं की, लेकिन वो सेटलर्स कह रहे हैं, जूविश सेटलर्स कि अरे भाई हम यहाँ पर अगर कब्जा हमको करना है तो ये हालत
अगर रहेगी तो हमारा कब्जा कैसे बरकरार रहेगा। ये और ये जो घटना हुई है हिब्रोन में, ये बेत काहिल जो एक ब्रिज है उसके ऊपर घटना हुई है। फिर देखिए उसके बाद रमल्ला में, अब रमल्ला एक पूरा एक केंद्र बनता जा रहा है। जिफना और बेत लिकिया में आज जबरदस्त संघर्ष हुआ आईडीएफ और पैलेस्टीनियंस के बीच। फिर हिब्रोन में एक और शहर सामू, वहां भी संघर्ष हुआ। और जो हिब्रोन में जो अल खैर मसाफर यत्ता जो एरिया है जहां पर बड़ा संघर्ष हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहां पर कुछ महिलाएं हंगर स्ट्राइक पे बैठी हैं कि इजराइल जो है वो अपनी वेस्ट बैंक में पॉलिसीज रोके। और उसके साथ साथ जो उस संघर्ष में जो मसाफर यत्ता में हुआ था, जिसमें एक फिलिस्तीनी औदा अल हदहलीन जो शहीद हुआ था, उसकी बॉडी की मांग को उसकी बॉडी वापस करो, इस मांग को लेकर महिलाएं वहां पर बाकायदा मसाफर यत्ता में के अल खैर एरिया में, वो हिब्रोन, वहां पर वो हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है। उसके बाद देखिए जोसेफ टूम को, आज नाब्लस में जो जोसेफ टूम है, बार बार इजराइल उसको भी क्लेम कर रहा है, वो क्रिश्चियन साइट है। अब उसको वहां भी गाहे बगाहे हमले होते हैं 15 दिन में 20 दिन में। आज जो हवारा चेक पॉइंट है वहां का, ये इसका जोसेफ टूम का जो नाब्लस में है, वहां पर इजरायली सेटलर्स ने फिर से धावा बोलने की कोशिश की, क्योंकि उसी हुवारा के माध्यम से वो जोसेफ टूम तक पहुंचते हैं। लेकिन उनको बीच में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने रोक दिया, मतलब फिलिस्तीनी युवाओं ने, रेजिस्टेंस नहीं, युवाओं ने रोका और वहां पत्थरबाजी हुई, जिससे उनको पीछे हटना पड़ा। जोसेफ टूम एक क्रिश्चियन साइट की रक्षा के लिए फिलिस्तीनी मुस्लिम लड़के सामने आए और उनको सफलता मिली। अब उसके बाद देखिए जो हम उस डिबेट पे आते हैं जो सेना और आर्मी के बीच चल रही है, सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच चल रही है, जो पॉलिटिकल पूरा क्लास है इजराइल का, या जो अभी सत्ता में लोग हैं उनके बीच चल रही है। अब इजराइल के एक पार्लियामेंट के मेंबर मेराव कोहेन ने कहा नेतन्याहू को सीधे एड्रेस करते हुए कि नेतन्याहू, व्हेन यू मेक स्टेटमेंट सेइंग यू इंटेंड टू ब्रिंग बैक द प्रिजनर थ्रू अ मिलिट्री डिसीजन एंड नाउ आई हियर दैट योर ऑफिस डिक्लेयर्स दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फुल ऑक्यूपेशन, देयर इज ओनली वन मीनिंग दैट वी विल ओनली ब्रिंग अ प्रिजनर्स बैक इन कॉफिन्स। ये कह रहा है कि नेतन्याहू, जब तुम ये कहते हो कि हम मिलिट्री माध्यम से, मिलिट्री मीन से, यानी मिलिट्री तरीकों से अपने होस्टेजेस को हम छुड़ाएंगे, और फिर उसके बाद ये भी खबर आती है कि तुम शायद ये एक तय करने जा रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक र्यूमर उड़ रहा पूरी तरह से कि नेतन्याहू गाजा को, अपनी आर्मी को ऑर्डर देने वाला है गाजा को पूरा ऑक्यूपाई करो, क्योंकि आर्मी ने अल्टीमेटम कल दिया था कि आप हमको साफ करो कि हमें गाजा को पूरा ऑक्यूपाई करना है, या फिर आप डील करो हमास से। तो आज ये बात, आज हमारा नेतन्याहू को डिसीजन लेना था, लेकिन उसने लिया नहीं अभी तक। फिर भी उसको एंटिसिपेट करके जो इजराइल का जो पार्लियामेंटेरियन है वो सीधे कह रहे हैं कि जब तुम इस तरह की बात करते हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि जो होस्टेजेस हैं वो ऐसे नहीं आएंगे, उनकी कब्रें आएंगी, वो कफन बांध के आएंगे। इसका मतलब है तुम सारे होस्टेजेस को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि हम अपने होस्टेजेस को जिंदा चाहते हैं, और अगर वो जिंदा नहीं आए तो इसकी राजनीतिक कीमत नेतन्याहू को चुकाना पड़ेगी। उसके बाद देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू के कैबिनेट के, उन्होंने आज वार्न किया कि जो चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर है, जिन्होंने अल्टीमेटम नेतन्याहू को कल दिया कि जल्दी फैसला करो, वो रिजाइन कर सकते हैं इस बात में। अब ये बड़ी चीज है। देखिए फिर देखिए योडोत एरोनॉट अखबार जो है उसके याव जैतून कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने ये कहा कि आज एक मीटिंग होनी थी जो नहीं हुई, या हो सकता है रात में हो। इयाल जमीर जो हैं, एक प्लान उनसे शायद कहा गया है कि भाई अगर हमको परमानेंटली गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करना है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करना है, चलिए अभी तो वो उसके बारे में कोई प्लान तक नहीं है, लेकिन गाजा को जो हमको करना है, इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई करना है, तो उसमें क्या लगेगा। तो उसमें यार जमीर का कुछ प्लान जो है, यार जमीर हालांकि वो इसमें एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्लान जो उनका प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में कुछ खबरें आई हैं, वो पॉइंट्स आए। वो पॉइंट ये हैं कि हमें कम से कम 80,000 से 1 लाख सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी सालों, 2 से 3 साल। उनको छुट्टी बहुत ही कम दी जाएगी, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, लगभग 1 साल में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता छुट्टी केवल। 1 लाख सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमको कम से कम 4 और फ्रंट्स खोलने पड़ेंगे जो गाजा के जो चारों तरफ। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम
एक डेढ़ साल तक इंटेंस फाइटिंग होगी। फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो 1 लाख सोल्जर, इसके अलावा उनको 6 टीम चाहिए, 6 टीम्स चाहिए हर टीम में। अब सोचिए 1 लाख सोल्जर्स की एक बात हो रही है, रिजर्व सोल्जर्स की, फिर 6 टीम चाहिए इयाल जमीर को, और हर टीम में 10,000 लोग, यानी 60,000 और सोल्जर्स। इजराइल की रेगुलर आर्मी ही 70,000 है, जो कई फ्रंट्स पे फंसी हुई है, सीरिया में हिजबुल्ला, ये सीरिया में, लेबनान में, सब जगह। अब ये कह रहे हैं कि और 1 लाख के अलावा 6 टीम हमें चाहिए जो हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे डायरेक्टली अटैक करें। ये असंभव सा प्लान है, और अभी आगे आपको और पता चलेगा क्यों असंभव है। ये इसलिए असंभव है, ये देखिए पॉइंट आ गया, इसलिए असंभव है क्योंकि जो पूरा एक अभी एनालिसिस आई है कि 27 मार्च 2025 को गिडियंस चैरियट अभियान शुरू हुआ, आज 5 अगस्त है। $7.3 बिलियन इजराइल खो चुका है, उसका खर्च हो चुका है। $7.3 बिलियन, $1 बिलियन 100 करोड़, तो $100 करोड़ यानी रुपीज में 8,500 करोड़। अब $7.3 बिलियन यानी 700 करोड़ से ऊपर, $730 करोड़ ये इजराइल का खर्च हो चुका है, और इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। अब इजराइल में क्या है ना कि भाई वॉर भी बिजनेस है, तो अब सही बात है कि वो खर्च करना है उनको, ये फिलिस्तीनियों को दबाना है, दुनिया को एक मॉडल के रूप में पेश करना है। अमेरिका और यूरोप ने यही कहा है कि हमें दुनिया को फिर से गुलाम बनाना है, उसकी शुरुआत गाजा से होगी, गाजा को आज़ादी मत दो, या जो भी थोड़ी बहुत मिली थी उसको ले लो और पूरी दुनिया को दिखाओ। ये बात कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी कही थी कि ये एक्चुअली गाजा में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि गाजा में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कैसे हम लोग आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में यही हाल करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो अभी ये जो इजराइल की जो बात आ रही है कि हमारा $7.3 बिलियन खर्च हो रहा है, हमको मिला क्या? अब उसमें जो है पूरा जो नफा नुकसान जो हुआ है उसमें इजराइल का $1 रिकवर नहीं हुआ है। 7.3 बिलियन। अब ये जो है ये अमेरिका से आएगा, अमेरिका उसको फिर देगा, लेकिन अमेरिका कब तक देगा, क्योंकि अमेरिका भी घिर रहा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो $7.3 बिलियन हैं, इसको लेके हाय तौबा मची हुई है। उसके बाद इजराइल ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि उसके 40 सोल्जर्स करीब मारे गए हैं जब ये गिडियंस चैरियट से अभियान में, जबकि रियल फिगर 200 के ऊपर है। सब लोग जानते हैं कि 200 के ऊपर इजरायली सोल्जर्स सिर्फ 27 मार्च और 5 अगस्त के बीच मारे गए। उसके बाद जो यूरोत अर्नोत में जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि 5 मिलिट्री डिवीजन लगी थी, यानी ऑलरेडी 60,000 सोल्जर्स थे, अब 1 लाख इयाल जमीर मान रहे हैं। तो ऑलरेडी जब 60,000 सोल्जर्स तुम्हारे 2 महीना नहीं लड़ पाए, मतलब मार्च 27 से 25 अगस्त तक, तो 1 लाख तुम्हारे 1 साल 1.5 साल कैसे लड़ेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अब यही है ना कि जो विनाश काले विपरीत बुद्धि कह लीजिए, या जो तुलसीदास का महान जो एक दोहा है कि काल दंड गाही कहूँ न मारा, हरई धन बल बुद्धि विचारा, कि काल और दंड किसी को नहीं मारता, उसका वो बुद्धि हर लेता है। उस समय जब नुकसान इंसान का सर पे होता है, बुद्धि चली जाती है और कई तरीके से जाती है, वो बड़ा एलाबोरेट कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए यहाँ पर जो इसने कहा है कि 5 मिलिट्री डिवीजन लगी रही, आपने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अरनोत कह रही है। और मेरे नाम से इतनी बार आप ये नाम सुन चुके होंगे कि आप खुद आप जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी है। उसके बाद इस अखबार ने कहा कि जो पॉलिटिकल सुनामी है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रही है, जो इजराइल का आइसोलेशन हो रहा है, आज पूरी दुनिया में जो जनता है वो इजराइल को अछूत मान रही है, चाहे शासक ना मान रहे, शासक को एक रिश्ता रखे हुए हैं, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी आगे आपको भी बता, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उसको लेके ये लोग बहुत घबराए हुए। और इन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी जो है, अब अगर आगे जो इसके आगे अगर बढ़ना है लड़ाई के रास्ते, तो $584 मिलियन हर महीने खर्च होगा। $584 मिलियन हर महीने खर्च होगा, यानी $50 करोड़ हर महीने खर्च होगा, ये भी उन्होंने कह दिया है। और $7.3 बिलियन जो अभी खर्च हुआ वो हुआ, और ये जो 584 मिलियन पर मंथ की जो बात है, ये केवल लॉजिस्टिकल सपोर्ट में, यानी जो आर्मी का जो ठहरना उसको करना, वो तो अभी जब आपने अप्रैल 27 मार्च से ले लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में आपने $7.3 बिलियन आपके खर्च हो गए।
अब यहां पर स्थिति आ गई है कि आप $584 मिलियन केवल लॉजिस्टिकल सपोर्ट में खर्च करेंगे, जो असली खर्च है उसमें इंक्लूडेड ही नहीं। तो ये तो संख्या अगले 3 महीने में 10 बिलियन से ऊपर पहुंच जाएगी। तो इजराइल तो बैंकरप्ट स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब पैसे की बात आती है तो फिर वहां दूसरी स्थिति होती है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का पूरी मुहिम है, दुनिया के शासकों की, नेटो यूएस की, कि इजराइल को आगे करके उससे ऐसा काम करवाओ कि कम से कम मिडिल ईस्ट से शुरू करके फिर पूरी दुनिया के रिकॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए, यानी दुनिया में फिर से इंपीरियलिज्म स्थापित हो, फिर से जैसे पहले स्थिति थी कि जो अफ्रीका एशिया के देश गुलाम थे वो स्थिति लाई जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए जो हमारे नुकसान हुए हैं, हमारे इकोनॉमिक एसेट्स बहुत सारे खत्म हो गए। बहुत सारे यूरोप में जो पैसा इजरायलियों का है वो कई जगह सीज हो चुका है। अब ये चुपचाप हुआ है, देखिए कई जगह सीज हो चुका है। अच्छा, एक और चीज है, यूरोप में एक प्रोग्राम है होराइजन प्रोग्राम, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। होराइजन प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें इजराइल को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसर्च करने के लिए। ये यूरोप का प्रोग्राम है, एडवांस टेक्नोलॉजी में, टेक सेक्टर में, बहुत सारी, केवल युद्ध से जुड़ी नहीं, इन जनरल एआई में, सब में उसका इजराइल एक पार्टनर है। उसने कुछ इजराइल के एसेट्स फ्रीज कर दिए और एक पार्शियली होराइजन के जो पूरा प्रोग्राम है उससे पार्शियली, पूरा नहीं, इजराइल को बाहर किया। तो उससे इजराइल को एक आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। अभी कितना हुआ ये नहीं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। तो वो यही कह रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में इस नुकसान को भी जोड़ा जाए, जो अंदरूनी जो बेरोजगारी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो अंदर जो हाइफा पोर्ट बर्बाद हो गया है और ज़्यादा बर्बाद हुआ है, उसका रोज़ रख रखाव, बिना वहाँ कोई ट्रैफिक तो आ नहीं रही, यमन ट्रैफिक रोके हुए, रख रखाव में जो इतनी मुश्किल हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। उसका खर्चा तो अभी जोड़ा ही नहीं गया। उसके बाद देखिए एक जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसमें आज कुछ जगह फूड पॉइजनिंग, अच्छा फूड पॉइजनिंग गाजा के बच्चों की कैसे हुई, क्योंकि जो उनको कैंड खाना जो ऊपर से गिराया जा रहा है वो एक्सपायर्ड डेट का था। अब आप सोच लीजिए, अरब देश उसमें सीधे इन्वॉल्व है। फिर जो प्रिजनर्स की स्थिति है, 76 हफ्तों में 76 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को कस्टडी में मारा गया है 7 अक्टूबर के बाद। फिर आप देखिए पूरा जो एड मतलब सहायता जब से शुरू हुई है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा, 1487 फिलिस्तीनी केवल एड लेने में शहीद हुए हैं और 10,000 से ऊपर घायल हैं। फूड इनसिक्योरिटी गाजा में 96% है और एड तो खैर आई नहीं रही है। आज भी देखिए 6 भुखमरी से मौतें, उनकी संख्या 6 थी, बल्कि उसको एक और 2 ऐड करके 8 हो गई। UNRWA फिर यही कह रहा है कि आज केवल 40 ट्रकें एंटर हुई गाजा में, जबकि 600 ट्रकों की ज़रूरत है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन 600 अभी 40 ट्रकें हो, उसमें भी इजराइल ने लुटवाई। हमेशा रोज़ ये हो रहा है। हालांकि हमास वापस उनको कब्जे में ले लेता है। अब ये पूरा संघर्ष ये भी चल रहा है। अभी तक एक जो खबर आई है कि रोज़ जो है एक क्लास, जैसे एक क्लास आप ले लीजिए बच्चों का, 30-40 बच्चे रोज़ इजराइल मार रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। और इसको लेके एक जो हाय तौबा मच रही है। इसी बीच देखिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी ने अपने एक वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो गाजा के साथ ये होने दे रहे हैं। ये सीसी कह रहे हैं। और पूरी दुनिया में इजिप्ट की एम्बेसीज को एक्टिविस्ट घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजिप्ट तुम ही तो नहीं एक्ट कर रहे, तुम अगर करो, राफा क्रॉसिंग खोल दो, तुम्हें कुछ शहादत देनी पड़ेगी तो दो, तुम इतना नहीं कर सकते हो। तो ये देखिए यही सब चीज़ें हैं। फिर आप देखिए वही आज इजिप्शियन एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन, सियोल पहुंच गए, साउथ कोरिया पहुंच गए। उसके बाद देखिए जो नीदरलैंड्स में इस तरह के पोस्टर लग गए कि इजरायलियों से बात करना का मना है, क्योंकि वो बच्चों को वो भुखमरी से मारते हैं। उसके बाद देखिए आज जो आइबेरिया एयरलाइंस, स्पेन की एयरलाइंस, आइबेरिया एयरलाइंस, उसमें जो इजरायली टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे थे उनको जो खाना दिया गया, उस खाने में लिखा था फ्री पैलेस्टाइन। ये है रेजिस्टेंस, ये है दुनिया का रेजिस्टेंस।
ये 680 नहीं है, करबला की लड़ाई ने पूरी दुनिया बदल दी, दुनिया में शहादत की मिसाल कायम की, इस्लाम को बचाया। सब लोग जानते हैं इस बात को, हिंदू भी मानते हैं। हिंदू भी लड़ने गए थे वहाँ, वो उस टाइम से नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक किंवदंती है कि वहाँ गए थे। अब 680 में तो वो आपने कर डाला, जो जालिम ताकतें उन्होंने किया और खुल के किया उस समय। आज दुनिया बदली हुई है, आज सब कुछ दिख रहा है। तो जितना भी आप कह लो कि दुनिया देख रही है और कत्लेआम हो रहा है, सही बात है, लेकिन दुनिया रिएक्ट भी कर रही है। और जिस तरीके से ये, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया माफ कर देगी? इजरायली टूरिस्ट कहाँ बच के जाएंगे? हर जगह तो मारे जा रहे हैं। ये देखिए आप, आज आइबेरिया एयरलाइन ने फ्री पैलेस्टाइन का खाना उनको दे दिया। कल को उस खाने में आई हेट इजराइल लिख के उसमें कुछ मिला भी सकते हैं। ये भी आप ये भी सोच लीजिए। फिर जो ब्रिटिश रैपर है बॉब विलान, उसने कहा कि पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है वो कलोनियलिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई है और ये पूरी दुनिया को इसमें शामिल होना पड़ेगा। आयरलैंड के प्रेसिडेंट माइकल हिगिंस ने भी कहा कि मैं यहाँ खड़ा होकर अपने देश में, कहा उन्होंने कि एक जगह उनको स्पीच देनी थी कि मैं स्पीच क्या दे मैं स्पीच क्या दूं जिस समय एक कत्लेआम चल रहा है पूरी दुनिया के सामने, भूखमरी, लोगों को स्टार्व किया जा रहा है, बच्चों को स्टार्व किया जा रहा है, और अगर ये चीज़ जल्दी नहीं हल हुई तो आयरलैंड को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। फिर आप देखिए एथेंस ग्रीस में, अब जो ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, यहाँ पर जो इसके मेयर हैं हैरिस डुकास, अब एथेंस में कई हमले हुए हैं इजरायली टूरिस्ट पे, तो इनसे इजरायली जो वहाँ रहते हैं, जो उन्होंने इनसे कंप्लेन की, तो इन्होंने जवाब दिया, एथेंस के मेयर ने, हैरिस डुकास ने, कि द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एथेंस डज नॉट एक्सेप्ट लेसन्स इन डेमोक्रेसी फ्रॉम द किलर्स ऑफ चिल्ड्रन इन गाजा। यानी गाजा में जो बच्चों के हत्यारे हैं उनसे ग्रीस को कोई सबक नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए आप, एक और चीज़ हो गई, अर्जेंटीना की भी एक एयरलाइंस में इसी तरीके से जब इजरायली टूरिस्ट को खाना दिया जा रहा था तो उस पर फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। ये दो जगह, आइबेरियन एयरलाइंस और यहाँ दोनों जगह ये पूरी घटनाएं हो चुकी। इसके बाद जो ईरान की घटना है, जो लारजानी है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे भारत में होता उस तरह की भूमिका में अपॉइंट हुए हैं। उसके साथ लेबनान में फिर से हिजबुल्ला पूरी तरीके से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिजबुल्ला डटा हुआ है, कह रहा है कि हथियार हम अपने डालेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और खतरा है लेबनान को हिजबुल्ला से नहीं, इजराइल से। उसके बाद सीरिया में भी देखिए लगातार युद्ध जारी है। सीरिया में ड्रूज जो हैं, वो जो एंटी इजराइल ड्रूज हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। सीरियन रेजिस्टेंस के बहुत सारे नए चेहरे सामने आए हैं। और रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया ने कम से कम 42 ड्रोन यूक्रेन के एक ही वार में मार गिराए। ये देखिए आज की प्रमुख खबरें थी। कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।